जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक बेटा जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में बताएं, जिससे कि बच्चे इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। देखिए बेटा, अब हम करेंगे अगला पेपर। देखो, अगले पेपर से पहले बता देता हूं बेटा, हमने अपने जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, तो वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिससे कि क्या है कि बेटा जो भी पेपर से संबंधित जानकारी होगी या जो भी पीडीएफ वगैरह है, मुझे कुछ डालना होगा इस तरीके का आपके लिए, तो वो डायरेक्ट आपको वहां मिल जाएगा। चलो बिना समय गवाए बेटा अगला पेपर शुरू करते हैं। देखो, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? देखो, सरदार सरोवर बांध की बात करें बेटा तो ध्यान रखना है नर्मदा नदी से जुड़ी हुई परियोजना है। और ध्यान रखना बेटा ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखना बेटा, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो ध्यान रखना इसी वजह से हुआ था, सरदार सरोवर बांध की वजह से हुआ था, जो शायद मेघा पाटकर ने किया था। मेरे हिसाब से मेघा पाटकर, एक बार चेक कर लेना बेटा शायद, ठीक है, मेघा पाटकर ने किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये बहुत बड़ी परियोजना है जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए हुआ था कि ऐसा माना जा रहा था इससे जो पर्यावरण है उसको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस वजह से आंदोलन किया गया था। तो सरदार सरोवर जो बांध है, डैम है, वो कौन सी परियोजना से? नर्मदा नदी से। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? देखो बेटा, सिनेमा की बात करते हैं तो सन 1851 में थॉमस एडिसन। देखो, थॉमस एडिसन और आपका बेटा निकोलस एल्वे, इन दोनों ने मिलकर बेटा सिनेमा का आविष्कार किया था। ध्यान रखना, इस इनमें से ऐसा नहीं है कि किसी एक को सिनेमा का जनक माना जाता है। ध्यान रखना, इन दोनों को ही बेटा सिनेमा का जनक माना जाता है, किसी एक को सिनेमा का जनक नहीं माना जाता। ठीक है, एडिसन ने, जो एडिसन है, सबसे पहले इसने अपनी जो कंपनी है उसका पेटेंट कराया था। हालांकि ध्यान रखना, इनसे पहले सन 1867 में, मैं आपको बता देता हूं, इनसे पहले सन 1867 में एक बेटा लिम्पाकिन था फ्रांस में। ठीक है, लिम्पाकिन था। इसने क्या किया था बेटा, जो भी अपने चलचित्र हैं, जो भी छायाचित्र हैं, जो भी फोटो थे, तो उनकी एक वीडियोग्राफी बना के दिखाई थी। और बाकायदा उन्होंने बेटा वो टिकट में दिखाया था। ध्यान रखना, पेरिस में बाकायदा उन्होंने क्या है कि टिकट में टिकट बेचकर दिखाया था, और उन्होंने जो उसको है वो पेटेंट भी कराया था। तो जो वास्तव में सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है वो यहां से है। वास्तव में तो यहां से हुई है, लेकिन मानी जाती है ये। तो ध्यान रखना, इन दोनों में से बात की जाए बेटा सिनेमा के आविष्कार की, तो आपको बेटा यदि ऐसा ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, दोनों को एक साथ ही देगा बेटा, निकोलस को भी देगा। और इसमें बेटा जून लूमिया है नहीं, ये है बेटा, दोनों बताऊं मैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर तो बेटा ये दोनों ही आएंगे, लेकिन फिर भी यदि ऑप्शन में ये दोनों आएंगे ही नहीं आपके लिए, बताऊं बेटा मैं, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को देख लेना। ड्यूस यह शब्द किस खेल से संबंधित है? देखो बेटा, खेलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने बाकायदा एक पूरी वीडियो बनाई है, और उसमें बेटा जीके वाले फोल्डर में आप जाके देखना, वहां पे खेलों से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएंगे कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। और ये जो खेल ड्यूस है आपका टेनिस से संबंधित है बेटा। ड्यूस किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं लिंगराज का मंदिर कहां स्थित है। देखो, लिंगराज का मंदिर बेटा 11वीं सदी में बना था, और कहां पे? उड़ीसा में, वर्तमान में उड़ीसा में। वास्तव में माना जाता है कि 12वीं सदी में यह आप आज के जो आधुनिक रूप में है वो आया था, और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज जी का मंदिर। किस राज्य में चुमेरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया? देखो बेटा, चुमेरा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये चंबा जिले में है, चंबा जिले में। और चंबा जिला कहां पे है बेटा? हिमाचल प्रदेश में। और ध्यान रखना, ये 1100 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाली एक बहुत बड़ी परियोजना है। तो इसका जो निर्माण किया गया है ये कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। IAEA का मुख्यालय कहां है? देखो बेटा, IAEA का मतलब समझो पहले क्या है। आइए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन,
संगठन। ध्यान रखना इसका मुख्यालय कहां पर है बेटा, वियना में। इसका मुख्यालय कहां पर है, ध्यान रखना वियना में। तो ये क्वेश्चन बेटा कई बार आता है, मैंने आपको एक पेपर में बताया भी है बेटा, शायद इससे पिछले वाला पेपर ही है, मेन बता दिए, क्योंकि यहां बेटा सारे आपको फिर दोबारा से बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेन मैं अभी बता देता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है बेटा, न्यूयॉर्क में। इसी तरह से आता है बेटा कि आपका WHO का कहां पे है, जिनेवा में। तो विश्व मुद्रा कोष का कहां पे है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ कहां पे है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे जो मुख्यालय हैं, नाटो का मुख्यालय कहां पे है, आपका G7 का तो चलो कोई है ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बेटा हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं, किसका मुख्यालय कहां पर है। आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप कृपया करके ये सारे याद कर लीजिएगा, आपके बहुत काम की चीज है। नारायण कार्तिकेयन किससे संबंधित हैं? देखो बेटा, नारायण कार्तिकेयन की बात करें तो ये बेटा भारत के एकमात्र फॉर्मूला 1 चालक हैं। फॉर्मूला 1 चालक हैं, एकमात्र भारत के, एकमात्र भारत के फॉर्मूला 1 चालक है। कौन है बेटा, ये नारायण कार्तिकेयन। तो ध्यान रखना ये कार रेस से संबंधित है, जो अपनी कार रेस होती है ना उससे संबंधित है, और ये भारत के एकमात्र फॉर्मूला 1 चालक है। सन 2022 का फुटबॉल विश्व कप, देखो बेटा फुटबॉल विश्व कप को ही हम फीफा विश्व कप भी कहते हैं, और ये बेटा ध्यान रखना फुटबॉल वर्ल्ड कप है, 1930 के बाद से लगातार हो रहा है। ऑप्शन में दिया नहीं है, कतर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना पहली बार किसी अरब देश में ये खेल हो रहा है, ध्यान रखना कतर में होगा ये, और पहली बार ध्यान रखना बेटा ये किसी अरब देश में होगा, फीफा वर्ल्ड कप अभी जो 2022 का होना है। एक्समो कहां रहते हैं? देखो बेटा एक्समो की बात करते हैं हम, तो एक्समो का ध्यान रखना, देखो एक्समो का अर्थ क्या होता है, एक्समो का अर्थ होता है मांस, कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला, ये एक्समो का अर्थ है। बेसिकली बेटा ये ध्यान रखना मंगोलिया प्रजाति मानी जाती है, मंगोलिया प्रजाति मानी जाती है जो ये एक्समो लोग होते हैं, ये आपके। अब बेसिकली पूछा है ये कहां रहते हैं, देखो ये आपके बेटा कनाडा और अलास्का में, कनाडा ग्रीनलैंड आ सकता है बेटा ऑप्शन में, और पूर्वी रूस का भाग हो जाता है बेटा। ध्यान रखना वर्तमान में बात करें तो लगभग इनकी संख्या, एक्समो लोगों की संख्या 1,50,000 के आसपास है, 1,50,000 के आसपास है। इनके बारे में कुछ मैं जानकारी बता देता हूं बेटा। ये ध्यान रखना अत्यधिक ठंड में रहने के आदी होते हैं, अत्यधिक ठंड में रहने के आदी होते हैं, तो अत्यधिक ठंड में रहने के आदी होते हैं बेटा। ये लगभग -50 डिग्री टेम्परेचर तक ये लोग बेटा रह लेते हैं, और ध्यान रखना बर्फ के बने घरों में ही रहते हैं, बर्फ से अपने घर बनाते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इग्लू किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ये लोग क्या करते हैं कि बर्फ के घर बनाते हैं और उन घरों को इग्लू कहा जाता है। और ये करते क्या बेटा, जैसे घर बनाते हैं तो ऊपर उसमें छेद छोड़ देते हैं जिससे इनको ऑक्सीजन मिलती रहती है, और किसी कंबल वगैरह से उस बर्फ को ढक देते हैं। अब बात आती है कि गुरुजी ये भाई बर्फ के घरों में रहते हैं तो सर्दी तो ज्यादा लगती होगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। जब ये घर के अंदर होते हैं इनकी बॉडी से जो ऊष्मा निकलती है, जो गर्मी निकलती है, वो बर्फ से बाहर नहीं जा पाती, इसलिए वो घर इस तरीके के होते हैं जो कि अंदर से गर्म रहते हैं। और इनका जो मुख्य भोजन होता है बेटा वो मछली, व्हेल वगैरह यही होता है, जो समुद्री मछली वगैरह होती है ये इन्हीं को खा के अपना जीवन यापन करते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद बेटा इनको गर्मियों में इनके बेटा अलग घर होते हैं, गर्मियों में अलग घर होते हैं, ध्यान रखना, सर्दियों में अलग घर होते हैं। तो ये इनके बारे में बेटा कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई है। इसके बाद चलिए अगला चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? देखो बेटा ये जो चंपारण है आपका चंपारण जिले में हुआ था, और कहां पे हुआ था बेटा, बिहार में, और मेन किसने किया था, गांधी जी ने, गांधी जी ने किया था। और कब किया था ये, 1917 में किया था। ध्यान रखना बेटा कब किया था ये, 1917 में किया था। देखो ये मैं आपको बता देता हूं बेटा, एक किसानों की मदद करने के लिए किया था बेटा। किसकी मदद करने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए किया था। बेसिकली बेटा उस टाइम पे था क्या
कि वहां पे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, जिससे किसानों की जमीन खराब हो रही थी। एक तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने दे रखा था कि भाई आपको 1/3 भूमि में नील की खेती करनी है, तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, उनकी जमीन खराब हो रही थी। इसके विरुद्ध इसको खत्म करवाने के लिए चंपारण सत्याग्रह करवाया था। और ध्यान रखना, ये महात्मा गांधी ने इसका इसको लीड किया था। तो ये किससे संबंधित है बेटा? नील की खेती से संबंधित है। इसके बाद चलिए आगे आओ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? देखो बेटा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? देखो, नीति आयोग से पहले बेटा योजना आयोग चलता था। योजना आयोग चलता था जिसमें हर वर्ष, हर 5 वर्ष का खाका बनाया जाता था कि भाई हमारी अगले जो 5 वर्ष की योजना है ये रहेगी। अब इसको बदल के बेटा नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग, इसके जो पहले प्रमुख थे अशोक पनगड़िया, वो सॉरी अशोक पनगड़िया नहीं, पनगड़िया जी थे। पनगड़िया जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और ये जो है 2015 में शुरू किया गया था। 2015 में नीति आयोग चल रहा है। अब एक्चुअली गवर्नमेंट ने बनाया कि भाई अब 5 वर्ष की योजना नहीं, अब हम यहां से आगे 15 वर्ष की योजना बनाएंगे और उससे देखेंगे कि देश में हम क्या क्या कर सकते हैं अगले 15 वर्ष के लिए, क्योंकि उन्होंने अब माना है कि 5 साल का समय बहुत कम होता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? देखो मैं एक चीज बता देता हूं आपको बेटा, नोबेल पुरस्कार, देखो एक बार पुरस्कार वाली वीडियो देख लेना, वहां मैंने नोबेल पुरस्कार की कंप्लीट जानकारी दी है। फिर भी बता देता हूं, अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के, अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने किया है बेटा, बहुत सारे आविष्कार किए, लगभग 350 आविष्कार किए, जिसमें उनका डायनामाइट का आविष्कार प्रथम है। ध्यान रखना, डायनामाइट का आविष्कार प्रथम है। 350 में से इन्होंने बहुत सारा धन कमाया। लास्ट में इन्होंने सोचा कि यार अब ये धन है मानव कल्याण के लिए लगाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया बेटा कि वो धन स्वीडिश बैंक में जमा था उनका, तो उन्होंने कहा कि भाई हर वर्ष जो पैसे हैं इनसे एक जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे चिकित्सा विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान हुआ, शांति हुआ, आपका भौतिक विज्ञान हुआ, तो भाई इन क्षेत्रों में क्या है कि पुरस्कार दिए जाएंगे बड़े। और ध्यान रखना, $10 लाख की राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बात आती है अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता था। ये जो नोबेल पुरस्कार है ये सन 1901 से दिए जा रहे हैं। भारत में सबसे पहले मैं बता चुका हूं, उस वीडियो में देख लेना, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिलाया था। अर्थशास्त्र की बात करें तो 1968 में प्रक्रिया शुरू की गई थी और 1969 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र में जो एकमात्र भारतीय मिले, ध्यान रखना, वो अमर्त्य सेन है। ध्यान रखना, इनको शायद 1998 में ये पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो बेटा नोबेल कमेटी है उसके द्वारा नहीं दिया जाता, ये भी कई बार आता है, ये बेटा स्वीडिश बैंक द्वारा दिया जाता है। किस द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश बैंक द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है अमर्त्य सेन होगा। किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम, देखो बेटा बुद्ध से संबंधित स्थान देखो, जन्म की बात करें लुम्बिनी, मृत्यु की बात करें बेटा कहां पे हुई, तो मृत्यु का भी आया था एक बार कुशीनगर। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा। और प्रथम उपदेश दिया था कहां पे दिया था? सारनाथ पे दिया था। गया, ध्यान रखना बेटा, बौद्ध स्तूप मिलते हैं यहाँ पे। वैसे ये बेटा ध्यान रखना, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों में बेटा पवित्र स्थान माना गया है। कौन सा? गया, जो कि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, पाटलिपुत्र और मगध बेटा ये अलग अलग टाइम पर राजधानियां बनी हैं मगध राज्य की। इसके बाद चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कितनी विधानसभा सीटें? देखो बेटा याद कर लेना, जैसे मैं बात करूं बेटा हरियाणा में 90 है, राजस्थान की बात करूं बेटा अपने राजस्थान में 200 है, यूपी की बात करूं बेटा यूपी में शायद बेटा 403 है, 400 से अधिक है कुल मिला के बात यह है। ठीक है, तो मेन राज्य हैं उनके याद कर लेना आप एक बार। महाराष्ट्र है 248 है, अभी जैसे वहां की पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए बेटा, तो वहां की भी याद रख लेना भाई कि पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो वहां लगभग 294 है। तो ये आप एक बार याद कर लेना, हो सकता है मैंने जो मुंह से बोले एक आध में मिस्टेक हो, आप ये चीजें याद कर लेना। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? देखो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। ध्यान रखना, भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी है।
लेकिन ध्यान रखना जलेबी का उद्गम भारत नहीं है। जलेबी भारत में आज से लगभग 500 से 600 साल पहले आई है। बेसिकली जो इसका उद्गम है, जलेबी का उद्गम है, वो अरब देशों से माना गया है, ध्यान रखना। लेकिन आजकल ये बेटा भारत में हर जगह प्रचलित है। जलेबी है, जलेबी की बहन भी है आपकी इमरती। तो यहां पे देखिए आपके जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं किसकी तरफ? साइंस की तरफ। देखो बेटा रेडियो का सर्वप्रथम, देखो बेटा आविष्कार जरूर ध्यान रखना भाई। रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने। इन्होंने बेटा भाप का इंजन बनाया, ठीक है, भाप का इंजन बनाया। टेलीविजन का आविष्कार बेयर ने किया था, ठीक है। और हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बेटा मेनली जो है आविष्कार वाली चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि आर्मी के अंदर आविष्कार से क्वेश्चन आता है। स्कर्वी रोग, देखो बेटा कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है बेटा? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। बेटा कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। तो इसका जो राइट आंसर है स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होगा? विटामिन सी की कमी से। सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है चालन, संवहन, विकिरण, परावर्तन। बिल्कुल सही है बेटा, किसके? विकिरण के द्वारा होता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था जो मैंने करवाया था उसमें कि भाई हमें गर्मी किससे मिलती है? तो देखो हमें जो ताप मिलता है सूर्य का वो विकिरण के द्वारा मिलता है, लेकिन जो सूर्य के ताप में गर्मी होती है वो बेटा अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से होती है, पराबैंगनी किरणों से होती है। जैसे एक पेपर में क्वेश्चन था कि सूर्य के ताप से हमें जो गर्मी मिलती है वो किससे मिलती है? तो ध्यान रखना बेटा वो अल्ट्रावायलेट किरणों से मिलती है। और ताप किससे पहुंच रहा है हमारे पास? विकिरणों से पहुंच रहा है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, देखो बेटा ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, गोबर गैस। देखो कोयला। देखो परंपरागत और गैर परंपरागत क्या है बेटा? परंपरागत स्रोत वो है जो कि आपके पास सीमित हैं, ध्यान रखना सीमित हैं। कोयला है, तेल है, गैस है, ये ऐसे हैं जो कि सीमित हैं। और गैर परंपरागत क्या होते हैं? देखो बेटा ये आपके गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत वो है जो कि सीमित नहीं है। जैसे बेटा पवन ऊर्जा है, हवा से मिलती रहेगी, सौर ऊर्जा भी आपको मिलती रहेगी। तो ये कैसे हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। पानी से मिट्टी को अलग करने की विधि है, देखो वैसे तो हम बेटा निथारना भी विधि है, बिल्कुल सही है, निथारना भी पानी से मिट्टी को अलग करते हैं। लेकिन वास्तव में देखो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ये डायरेक्ट बेटा ठोस को गैस में बदल दे, डायरेक्ट ठोस को गैस में बदल दे। जैसे कि हम बेटा कपूर को जलाते हैं, कपूर को जलाते हैं, कपूर को जलाते हैं तो वो डायरेक्ट ठोस से गैसीय अवस्था में बदलता है। गलन आपको पता है, मेल्टिंग मतलब जमना, जैसे बर्फ को हम जमाते हैं। तो ये दो तो है ही नहीं। अब आते हैं बेटा निथारना और वाष्पन करना। देखो निथारना भी मिट्टी को अलग करने की विधि है, लेकिन इससे पूरी तरह मिट्टी अलग नहीं होती है। यदि हम वाष्पन की क्रिया लें तो बेटा वाष्पन की क्रिया एकदम प्योर वाटर देगी, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आएगी। पानी को हम भाप में कन्वर्ट करेंगे और बाद में जो भाप से पानी बनेगा बेटा वो बिल्कुल एकदम आपका प्योर वाटर आएगा। ठीक है, एकदम कैसा वाटर आएगा बेटा? वो प्योर वाटर आएगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा वाष्पन। हालांकि निथरना भी ध्यान रखना अलग करने की क्रिया है। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, देखो बेटा ध्वनि की तीव्रता का मापन की बात करें तो देखो रिक्टर पैमाना क्या है बेटा? इससे देखो जो रिएक्टर पैमाना होता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। ठीक है, रिक्टर पैमाना ध्यान रखना, एक रिक्टर पैमाना आपका भट्टी के तापक्रम के भी काम में आता है। ठीक है, तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा बेटा क्या? डेसिबल। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डेसिबल। डेसिबल में ध्यान रखना ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापने के लिए क्या काम में आता है? देखो रिक्टर पैमाना का बता चुका हूं बेटा मैं अभी आपके लिए। ठीक है, फेदोमीटर से आपकी समुद्री गहराई, ध्यान रखना समुद्री गहराई इससे मापी जाती है। और इससे बेटा अल्फा बीटा किरणों की, अल्फा बीटा गामा किरणों की मापी जाती है। लैक्टोमीटर से ध्यान रखना दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लैक्टोमीटर होगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊंट का पानी संग्रहण किस अंग में होता है? देखो बेटा आपने कई जगह पढ़ा होगा कुबड़ में।
देखो बेटा, कुबड़ में पानी का बेसिकली संग्रहण नहीं होता, ध्यान रखना, वसा का संग्रहण होता है। संग्रहण होता है किसका? वसा का संग्रहण होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जब ऊंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो जो वसा है बाद में वो किसमें कन्वर्ट होता है? पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और ऊंट, ध्यान रखना बेटा, एक बार में लगभग 100 लीटर से ज्यादा पानी पी सकता है, और वो भी लगभग 7 या 8 मिनट के अंदर अंदर। तो कुबड़ में तो बेटा ध्यान रखना, वसा का संग्रहण होता है। जब ऊंट को प्यास लगती है बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में ये वसा को क्या करता है बेटा? पानी में कन्वर्ट कर लेता है, पानी में बदल लेता है। अब बात करें बेटा किस में, तो ध्यान रखना, ये जो रक्त प्रवाह में होता है बेटा इसका संग्रहण, रक्त प्रवाह में मेनली, रक्त प्रवाह मतलब पूरे शरीर के टिश्यूओं में इसका संग्रहण होता है। ठीक है, तो कुबड़ में नहीं है बेटा, कुबड़ मत कर देना। ठीक है, कुबड़ में वसा का संग्रहण होता है। ओम मात्रक है। देखो बेटा, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध का ओम है, बिल्कुल सही बात है, ओम है इसका मात्रक। विद्युत धारा की बात करें तो इसका मात्रक बेटा एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति की बात करें तो इसका वाट होता है। विद्युत विभवांतर की बात करें तो बेटा इसका वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ओम किसका मात्रक होता है? ध्यान रखना, प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसके बाद चलिए बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 26। जब धातु गर्म की जाती है, अगला क्वेश्चन आओ, जब धातु गर्म की जाती है तो धातु के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? वही रहता है, बढ़ता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं? ऑब्वियसली ध्यान रखना, डिक्रीज होता है, घटता है। क्या होता है बेटा? घटता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान, बेसिकली ध्यान रखना बेटा, विषम अंकों में यहां पे, तो इसके जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 2n+1 होता है। 2 गुणा 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ? ये 23। तो कितना होगा बेटा इसका परमाणु द्रव्यमान? कितना होगा? 23 होगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें होता है? देखो बेटा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्या? तीसरा नियम है आपका, ध्यान रखना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया का नियम मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है बेटा? प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप बंदूक चला रहे हो तो पीछे की गोली आगे जाती है, धक्का पीछे लगता है। तो बेटा मैं कहूं बंदूक का चलना, भाई ठीक है, बंदूक का चलना। आप बेटा नाव से कूदते हो, तो नाव से कूदते टाइम नाव के पीछे की तरफ धक्का मारते हो, इससे आप कहां? आगे की तरफ जाते हो, तो ये भी है। तैरना, बेटा देखो इस तरह से तैरते हो आप, मतलब पीछे की तरफ पानी में धक्का लगाते हो, तो बिल्कुल बेटा तैरना भी है। आंतरिक कंबस्टन इंजन बेटा इसमें भी बिल्कुल यही है। तीरंदाजी में भी देखो इस तरह से खींचते हैं, पहले पीछे की तरफ, उसके बाद वो आगे की तरफ जाती है। अंतरिक्ष यान में भी बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, इन सभी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है। पहला नियम है आपका न्यूटन का जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम है आपका संवेग का नियम, और जो तीसरा नियम है न्यूटनी गति का वो है आपका कौन सा बेटा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये इसका क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। घरेलू उपभोग के लिए वितरित विद्युत की वोल्टता होती है बेटा 220 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 220 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 29। परमाणु भट्टी में निम्न में से किस, देखो परमाणु भट्टी में आपको पता है बेटा बेसिकली यूरेनियम 235 काम में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है बेटा? यूरेनियम 235 आपका परमाणु भट्टी में काम में लिया जाता है। इसके बाद चलते हैं बेटा अगला, एंजाइम क्या है? देखो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है बेटा। एंजाइम प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या फैटी एसिड। ध्यान रखना बेटा एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो एंजाइम क्या है? एक तरीके से मैं कहूंगा बेटा एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। इसके बाद चलिए बेटा आगे, देखो यहाँ पे आपके बेटा जीके और जीएस के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करेंगे बेटा इसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। और एग्जाम में भी आप ध्यान रखना, जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे वो हमें बेटा सबसे लास्ट में ही करने हैं। सबसे लास्ट में क्यों करने हैं? क्योंकि मैथ्स में क्या है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सब्जेक्ट। तो एक गोले का आयतन है, देखो बेटा गोला, ये गोला, ये आपका गोला होता है, ये गोले की त्रिज्या होती है आर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये कुछ भी नहीं है। और
आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ध्यान रखना गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो बेटा, ऐसी दो संख्याएं सोचो जो गुणा करने पर 6x स्क्वायर आए, जोड़ने घटाने पर 5x आए। तो सिंपली बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, तो 3x प्लस 2x, 3 और 2 5 हो गए, और प्लस कितना आ जाएगा बेटा 6 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया, x प्लस 3, 2 कॉमन आ जाएगा, तो आगे क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, x प्लस 3 आ गया और ये x प्लस 2 आ गया, बराबर किसके आ गया 0 के। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसके क्या होंगे बेटा गुणनखंड होंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 20 प्रतियां 89 रुपए में खरीदी। देखो बेटा सीधा सा क्वेश्चन है, 20 प्रति कितने में खरीदी है आपकी 89 रुपए में, तो 36 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो एक पुस्तक कितने में आएगी बेटा, देखो सीधा बताओ, 89 बटा में 20, और आपसे पूछिए बेटा 36 पुस्तक, तो ये कितना आ जाएगा 89 बटा 20 गुणा में 36। 4 से 9 बार कट गई, और 4 से कितनी बार कट गई बेटा, ये 5 बार कट गया। 89 गुणा 9 करेंगे हम, 9 9 81, और 9 8 72, और 8 80 बटा में कितना आ गया 5। 5 का भाग दो, 5 का भाग देंगे बेटा इसमें, देखो 5 एकम 5 हो गया, 5 छिंगी कितना हो गया बेटा 3 बचा, यहाँ पे देखो 5 छिंगी 30 हो गया, फिर 0 हो गया 160.2 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 160.2 रुपए। डायरेक्ट कर देना है, जो 20 प्रति हैं वो 89 रुपए में आ रही हैं, तो ध्यान रखना बेटा एक प्रति कितने रुपए में आएगी, 89 बटा 20 रुपए में आएगी। तो 36 प्रति आपकी कितने में आएंगी बेटा, 89 बटा 20 गुणा 36। 1000 रुपए के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि समय 2 वर्ष है। देखो बेटा 1000 रुपए के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय, ये मैंने फॉर्मूला बताया है। ये आपके पास बेटा मिश्र धन होगा, ये आपके पास मूलधन होगा, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। अब देखिए बेटा 100 प्लस दर, दर आपके पास 4 है, बटा में कितना आ गया 100। अब घात कितना है बेटा 2 वर्ष है, तो पावर 2 आ जाएगा। तो यह आ गया बेटा आपका 104 बटा 100 की पावर 2, या मैं कहूं 26 बटा 25 की पावर 2, 676 बटा 625। आपने मूलधन 625 दिया, ये मिश्रधन हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा बेटा बताओ आपके पास 51 रुपए। ब्याज 51 हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगा दो, यहां आपसे ब्याज पूछा है, आप देखो बेटा मूलधन कितना है आपके पास 10,000, मूलधन के नीचे मूलधन आ गया 625, ब्याज आपसे पूछा है, तो ब्याज कितने रुपए बेटा 51। 25 से 25 बार कट गया, और 25 से 4 बार कट गया, 25 से कम 25 हो गया बेटा, और 25 छिक्की 150, 16 एकम 16, और 16 पंजे 80, और 81 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 816 रुपए आ जाएगा। तो ध्यान रखना सीधा सा फॉर्मूला है, 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय कर देना है। 100 प्लस दर आपकी बेटा 4% है, और समय आपके पास 2 वर्ष है। तो ध्यान रखना ऊपर वाला मिश्रधन, नीचे वाला मूलधन, सॉल्व करने के बाद मिश्रधन 676, मूलधन 625 आ जाएगा। आपने 625 उधार दिए, जो ब्याज लग के 676 हो गए, आपको ब्याज 51 का लगा, वैल्यू सिस्टम लगाओ, ब्याज के नीचे ब्याज, सॉरी ये मूलधन है, मूलधन के नीचे मूलधन आ जाएगा, ब्याज ज्ञात करना है तो गुणा ब्याज का कर दीजिए आप। माध्यका क्या होगी, देखो बेटा माध्यका का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच का मान, बीच का मान, ये आपकी क्या होती है माध्यका होती है, बिल्कुल बीचों बीच का मान। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एम से। देखो एक होता है आपके पास माध्य, एक होती है माध्यका, और एक होता है बहुलक। माध्यका, अब देखो इनको क्या करो, सबसे पहले या तो घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में लिखो। तो मैं इनको बेटा सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख रहा हूं, जिसको हम आरोही क्रम भी बोलते हैं, अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो सबसे पहले जो सबसे छोटा है 42,
42 के बाद बड़ा कौन सा है बेटा 43। अब देखो 43 के बाद कितना है बेटा आपके पास 47, और 47 के बाद कितना है आपके पास 48, 48 के बाद कितना है 48.5, 48.5 के बाद कितना है 50, और 50 के बाद कितना है 52। अब एक बार देखिए आप बेटा संख्या काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें बिल्कुल बीचों बीच का बताओ, तो बेटा बिल्कुल बीचों बीच का 3 इधर गए 3 इधर गए, तो बिल्कुल बीचों बीच का मान क्या आ गया 48। तो इसका मतलब इसकी माध्यिका क्या होगी 48 होगी। बाई चांस यदि मान लो बेटा ये 8 होते तो 8 हो जाते, जैसे मान लो मैं यहां एक और ऐड कर लूं, एक और ऐड कर लिया मैंने, चलो 42, ठीक है। अब देखो बेटा ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से लिखते हैं हम, कोई बीच का नहीं है फिक्स, तो 3 इधर कर दो 3 इधर कर दो बेटा, आपके पास ध्यान रखना बेटा 3 और 3 इधर गए तो ये बचते आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, चलो 35 को ही ले लेता हूं। तो ध्यान रखना 3 ये गए और ध्यान रखना 3 इधर गए, ये 2 बचते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देते तो वो इसका राइट आंसर हो जाता, यदि ये आपके ध्यान रखना एक सम संख्या के रूप में दिए जाते तो। ये एक काम को 24 दिन में पूरा करता है, देखो एक काम को कर रहा है बेटा 24 दिन में। आगे दिया है बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, बी ए से 60%, मान लो क्षमता है, देखो बेटा ये इनकी क्षमता दी है, ए की क्षमता 100 है तो बी बेटा कितना है 60% अधिक है, तो बी की क्षमता 160 हो जाएगी। दोबारा देख लो, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो मान लो ए की क्षमता 100 है तो बी की 160 हो जाएगी। ये अनुपात कितना आ गया 8:5 आ गया। तो बताओ बी काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले बेटा कुल काम निकालिए। ए की बात करें काम 24 दिन में कर रहा है, ए काम को 24 दिन में, और ए एक दिन में 5 काम, तो 24 दिन में 120 काम। बी की बात करें बेटा तो एक बात बताओ 120 कुल काम है, बी एक दिन में कितने काम कर रहा है 8 काम, तो कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 15 दिन में। दोनों मिलकर पूछता तो बेटा 8 और 5 13 का इसमें क्या कर देते भाग दे देते। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 93 मीटर है। देखो बेटा 60 मीटर है, एक आयताकार खेल का मैदान है जिसकी लंबाई 90 मीटर है और उसकी चौड़ाई क्या है बेटा 60 मीटर है। अब देखिए ऐसे समझो, ये आपका 90 और ये आपका बेटा कितना है 60 है। आगे क्या कह रहा है, इसके बाहर 3 मीटर, दोनों ओर 3 मीटर, चारों ओर 3 मीटर चढ़ा। देखो 3 इधर 3 इधर, तो टोटल कितना हो गया ये 96, 3 इधर बढ़ गया 3 इधर बढ़ गया, दोनों साइड 3 3 बढ़ जाएगा, ऐसे 3 इधर और 3 इधर, तो बेटा ये कितना हो गया आपके पास 66। तो ये 96 हो गया, ये 66 हो गया। अब आपसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल, देखो बेटा इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मैं कहूं बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये होगा बाहरी भाग माइनस भीतरी भाग, बाहरी भाग माइनस भीतरी भाग। अब देखो बेटा बाहरी भाग का क्षेत्रफल क्या है 96 गुणा 66 माइनस भीतरी भाग का क्या होगा 90 गुणा में 60। देखो बेटा 96 गुणा में 66 माइनस 90 गुणा में 60, ध्यान रखना आपको क्या करना है बेटा दोनों तरफ 3 3 जोड़ देना है। तो 96 गुणा 66 ये होगा बेटा 6336 माइनस 9 छिक्की 5400। अब घटाओ बेटा आगे देख लो 36 बचेगा ये, और 63 में से ये गया तो 936। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 936 आ जाएगा। यदि रास्ता भीतर की तरफ बनता, देखो यदि रास्ता भीतर की तरफ बनता तो 3 इधर कम हो जाता 3 इधर कम हो जाता, उस कंडीशन में 90 में से 6 घटा देते 84 हो जाता, और वहां 60 में से 6 घटा देते 54 रह जाता। 84 गुणा 54 करके 90 गुणा 60 में से वो हम घटा देते। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, रास्ते को देखना है बाहर बन रहा है या रास्ता भीतर बन रहा है। रिक्त स्थानों में सही नंबर भरो। देखो बेटा मैंने पहले ही बताया था आपको, देखो देखते ही पता चल रहा है 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब, आगे आ जाएगा 8 का क्यूब, और ये होता है 512। तो इसका जो राइट आंसर है वो 512। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि ज्यादा नहीं तो 12 तक तो बेटा आप कंप्लीटली घन संख्या याद करो और 30 तक वर्ग संख्या याद करो। 3 के पहले 5 गुणक कौन से हैं, देखो बेटा 3
3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 पंजे 15। औसत औसत पूछा है बेटा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। नहीं देखो बेटा, बिल्कुल बीचों बीच का मान 9 है तो 9 आ जाएगा। नहीं तो पूरा करना है आपको, तो बेटा देखो इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये, और इसमें भाग दे देना है 5 का। तो 5 का भाग देखो, 6 और 3 9, 18, 30, 45 बटा 5, तब भी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो पहले 5 गुणजों का औसत पूछा है तो सीधा सा है बेटा, टोटल 5 है, बीचों बीच का क्या होगा? 3 होगा, तो 3 का बेटा तीसरा गुणज राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 9 आ जाएगा। अब देखो इनका औसत, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत क्या होता है बेटा? अभी मैंने बताया इसी क्वेश्चन में कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो बेटा राशियों का योग आपके पास क्या है? 22 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 26 बटे में कितना आ जाएगा बेटा? टोटल 5 आ जाएगा। अब एक बार इनको जोड़ो, देखो 6 और 7 13, 13 और 6 कितना हो गया? 19 और 9 28 और 2 कितना आ गया बेटा? 30। इसके बाद देखो 3 तो हो गया, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 4 15, 150 बटा में 5 आ गया। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? इनका औसत 30 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 30 होगा। अब आओ अगला, किसी मूलधन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। एक बात बताओ बेटा, मूलधन मान लिया 100, 3% की दर है और 5 वर्ष है, तो बेटा ब्याज क्या हो गया? 100 रुपए पे 1 साल का 3, तो 5 साल का कितना? 1 साल का बेटा 3 वर्ष है और ये 5% है। 1 साल का 5 है तो 3 वर्ष का कितना हो गया बेटा? 3 पंजा 15 हो गया। सीधा वैल्यू सिस्टम लगा दो बेटा। मूलधन पूछा है, ब्याज दिया है, ब्याज कितना है? 1200, ब्याज के नीचे ब्याज, मूलधन कितना आ गया बेटा? 100। मूलधन कितना है यहाँ पे? हमारे पास 100 है तो 100 का गुणा कर देना है, 80 बाहर कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8000। आप चाहो तो ऐसे कर दो, नहीं तो बेटा एक फॉर्मूला होता है आपके पास, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। और इसमें क्या है बेटा? साधारण ब्याज देखो कितना है? 1200 आ गया। मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर 5 है, समय 3 वर्ष है, बटा में 100। तो मूलधन आ जाएगा बेटा 1200 गुणा में 100 बटा में 5 गुणा 3, 5 दिया 15, 8 120, तो भी कितना आ जाएगा बेटा? 8000। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर लेना, क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका? 8000। अगला आओ बेटा क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, इसमें प्रति वर्ष 10% की वार्षिक वृद्धि कर दी जाए तो शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो देखो बेटा, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 64,000 है। अब देखो बेटा, आप इसमें गुणा करो, इसको करने का मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूं आपके लिए कैसे करना है। 3 वर्ष बाद पूछिए, डायरेक्ट कर दो बेटा। वर्तमान 64,000 है, गुणा में एक वर्ष 10 बढ़ी तो 110 बटा 100, दूसरे वर्ष फिर 110 बटा 100 और तीसरे वर्ष 110 बटा 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई बेटा पूरी। 64 गुणा 1331 कर दो बेटा। और इसका जो देखो 4 गुणा 1, अंतिम अंक देखो 4 आ रहा है तो इसी में आ रहा है बेटा, गुणा करके देख लेना, 85,184 आएगा। देखो ऐसी कैलकुलेशन आ जाए एग्जाम में, पूरी मत करो। एक बार आप लास्ट डिजिट देखो बेटा, 4 गुणा 1 करेंगे तो अंतिम अंक 4 ही आएगा। 4 देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। एक रेडियो का क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य 750 है। विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य कितना है बेटा? 900 रुपए। ध्यान रखना, विक्रय मूल्य कितने रुपए? 900 रुपए। अब हमें ज्ञात करना है कि लाभ का प्रतिशत कितना है। तो देखो कितने प्रतिशत लाभ है? रेडियो 750 में खरीदा और हमने बेचा 900 में, तो इसका मतलब लाभ कितने रुपए का हुआ आपको? 150 का। कितने पे? 750 पे। प्रतिशत ज्ञात करना है, 15 5 75। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 20%। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। sec 45 का मान कितना होगा? देखो बेटा sec 45 होगा, उल्टा कर दो cos 45 का। अब cos 45 का मान है 1/√2, तो इसका उल्टा होगा बेटा sec 45 क्या होगा? sec 45 होगा 1/cos 45 और 1/√2 क्या आ जाएगा? √2। तो आपको बेटा रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्लास में बाकायदा पूरी टेबल बताई है, केवल साइन के याद रखो, बाकी आप इजीली निकाल दोगे। अच्छा, इसको कन्वर्ट करना है। देखो बेटा कैसे, पहले पूरी संख्या लिखो, पूरी संख्या लिख दी। देखो क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया ये पूरा चैप्टर।
आप इसमें से जिनके ऊपर बार नहीं है वो संख्या घटा दो। तो बार किसके ऊपर नहीं है? 14 के ऊपर नहीं है, 14 हटा दिया। दो संख्याओं के ऊपर बार है तो बेटा 2 बार 9 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 0। 1432 में से 14 गए, 1418 हो गए बेटा। ये 1418 बटा में 990 आगे कट रहा है तो बेटा बिल्कुल आपको काट देना है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है। तो 1418 बटे 90 इसका राइट आंसर होगा। हाथ, हथेली, टांग। देखो बेटा, जैसे हाथ का संबंध किससे? हथेली से। ठीक है, हाथ का संबंध किससे? हथेली से। इसी तरह से हमें बताना है बेटा हाथ का संबंध, रुको बेटा, कोहनी से। देखो कोहनी मुड़ती है, ऐसे ही टांग में बेटा क्या मुड़ता है? घुटना मुड़ता है, नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नी। बेमेल चार्ट है, डॉक्टर, रोगी, नाई और नर्स। देखो बेटा, डॉक्टर, रोगी, नर्स, ये आपके ध्यान रखना हॉस्पिटल में मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपका बेटा जो बार्बर है वो हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, देखो मोहन कह रहा है, यहां पे हम मोहन बना लेते हैं कि उसका भाई मेरी पत्नी के पिता का नाती है। उसका भाई मेरी पत्नी, पत्नी हो गई बेटा, पत्नी के पिता हो गए। अब ये पत्नी है बेटा, पत्नी हो गई, पत्नी के पिता हो गए, इनका नाती है। तो इनका नाती है बेटा, या तो पत्नी के भाई का पुत्र होगा। देखो कहा उसका भाई, जो कोई भी फोटो देख रहा है उसको बोल रहा है, किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा उसका भाई मेरी पत्नी के पिता का नाती है। तो हो सकता है बेटा इसका कोई भाई हो, उसका भाई मेरी पत्नी के पिता का नाती है, तो वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो बेटा, मोहन, मोहन की पत्नी, पत्नी का भाई साला हो गया, तो साले का पुत्र या उसका भाई बेटा क्या होगा? भतीजा होगा। भतीजा ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन कई बार जब ध्यान रखना ऐसा ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो बेटा पत्नी का पुत्र है, तो पत्नी का पुत्र या पुत्र का भाई, देखो बेटा मोहन का भी क्या होगा? ये पुत्र होगा। तो कई बार क्या है, ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से ऑप्शन आ जाए तो पुत्र बिल्कुल सही माना जाएगा। ध्यान रखना पुत्र सही क्यों माना जाएगा? क्योंकि पत्नी के पिता का, यदि देखो बेटा इसको नवासा नवासी भी बोलते हैं, पुत्र या पुत्री को दोहता भी बोलते हैं, लेकिन जब ये ऑप्शन में नहीं हो तो बेटा वहां पे हम पोता भी इसको मान सकते हैं। इसका ये पोता होगा, यानी कि इसका नाती होगा, बात वही है। तो ये मोहन का पुत्र होगा। 3, 9, 6, 15, 9। देखो बेटा 3, 6, 9, 9, 15 और 6 कितना आ गया बेटा? 21। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 21। लास्ट क्वेश्चन देखो, यदि हम टेक को 2, 3, 4, 5 लिख रहे हैं तो टाटा को क्या लिखेंगे? टी को 2 लिखा, ए को कितना लिखा है हमने बेटा? 3। तो 2, 3, 2, 3। टाटा को क्या लिखेंगे बेटा हम? 2, 3, 2, 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 2, 3। तो एक बार इस पेपर को देख लेना बेटा, जो भी आपका स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, ताकि अगले पेपर में आप फिर देखें कितना स्कोर आपका आएगा।